अपन इस वीडियो में अपन ने जो डेफिनेशंस पढ़ी और क्राउड ट्रेसिंग किस तरह से कर उसका अध्ययन किया, उनकी सहायता से अपन जो मेथड याद करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन द्विक बिंदुओं की स्थिति और उनकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। एक एग्जाम्पल है कि दिए गए निम्न वक्र के द्विक बिंदुओं की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x प्लस 3 इक्वल टू 0। अर्थात डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 2f अपॉन 2y डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस 2y प्लस 4। परंतु दिक बिंदु होने की शर्त क्या होती है? डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स का मान 0 हो, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई का मान 0 और एफ का मान 0। अर्थात डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 इक्वल टू 0। अर्थात x इक्वल टू 3 एंड 5/3 तथा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 0। दिस मीन्स माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स y इक्वल टू 2। अतः डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स तथा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई से दो बिंदु प्राप्त होते हैं। 3 और 2 5, 3 और 2 प्राप्त होते हैं। परंतु अब अपन देखते हैं कि इनमें अगर अपन बिंदु 3, 2 को अगर वक्र के समीकरण में पुट करते हैं तो यह वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है, जबकि अगर बिंदु 5, 3 और 2 पुट करते हैं तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अर्थात केवल बिंदु 3, 2 ही इस वक्र के ऊपर स्थित है और बिंदु 3, 2 केवल दिक बिंदु है। अर्थात अब इसके लिए अगर अपन ज्ञात करें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो उसका मान आता है 6x माइनस 14। अगर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें तो उसका मान आता है -2 और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान ज्ञात करें तो उसका मान आता है 0। और बिंदु अगर 3, 2 के ऊपर अगर ये मान ज्ञात करें तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान आता है 4, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान आता है -2 और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान आता है 0। अर्थात डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान आ गया -8 और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान आ गया 0। और अर्थात बिंदु 3, 2 पे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अर्थात दिक बिंदु 3, 2 पे कैसा हो गया? अर्थात इस दिक बिंदु 3, 2 पर ये एक नोड को व्यक्त करता है जो कि परिभाषा के अनुसार स्पष्ट है। अब अपन कोई भी अपन जो कार्तीय वक्र होते हैं उन कार्तीय वक्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कर्व को किस तरह से ट्रेस करें। जैसा कि आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वक्र किस में होगा? अक्ष में और वाई में। इसको करने के लिए अपने पास कुछ विधि दी है। उस विधि का पहला पॉइंट कहलाता है सिमेट्री या सममिति। सममिति से अपना तात्पर्य है कि सर्वप्रथम किसी भी रेखा पर के सापेक्ष किस रेखा के सापेक्ष सममित है उसको ज्ञात करते हैं। उसके लिए अपने पास डेफिनेशन है। पहली कि अक्ष के पारित सममित कब होगा? यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें सम है तो वक्र अक्ष के पारित सममित होगा। अर्थात प्रबलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x अक्ष के परित सममित होगा। दूसरी स्थिति है y अक्ष के परित सममित। y अक्ष के परित सममित कब होगा? यदि वक्र के समीकरण में अक्ष की सभी घातें समघातें हैं तो वह y अक्ष के परित सममित होगा। अर्थात प्रबलय x स्क्वायर इक्वल टू 4ay y अक्ष के परित सममित होगा। तीसरी स्थिति y इज इक्वल टू अक्ष के परित सममित। y इज इक्वल टू अक्ष के परित सममित से तात्पर्य अपना है यदि अक्ष और y को परस्पर बदल दें तो वक्र के समीकरण में यदि कोई परिवर्तन चेंज नहीं आता है तो दिया गया वक्र y इज इक्वल टू अक्ष के परित सममित कहलाता है। उदाहरण फोलियम x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। इसमें अक्ष को y से y को अक्ष में बदल दें तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात रेखा y इज इक्वल टू अक्ष के परित डेकार्ट के फोलियम सममित होगा। चौथी स्थिति कि यदि वक्र y इज इक्वल टू माइनस अक्ष के परित सममित y इज इक्वल टू माइनस अक्ष के परित सममित जब होगा यदि अक्ष के स्थान पे माइनस वाई और y के स्थान पे माइनस अक्ष दें और वक्र के समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया वक्र y इज इक्वल टू माइनस अक्ष के परित सममित कहलाएगा। फिर इसके पश्चात इसमें आ गया सम्मुख चतुर्थांशों में सममित। यदि वक्र के समीकरण में अक्ष और y के चिन्ह बदलने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है तो वक्र सम्मुख चतुर्थांशों के सममित होगा। उदाहरण वक्र एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में अक्ष को y को अक्ष में रख दें तो वो किस में होगा? सम्मुख चतुर्थांशों में सममित कहलाएगा। फिर अपन याद करते हैं मूल बिंदु की स्थिति क्या है। दिए गए वक्र के लिए मूल बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए यदि वक्र के समीकरण में कोई भी अचर पद नहीं है तो मूल बिंदु वक्र पर स्थित है।
यदि मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा समीकरण न्यूनतम घात वाले पदों को शून्य के बराबर रखने पे प्राप्त होगा। और स्पर्शरेखाओं से मूल बिंदु की प्रकृति ज्ञात होती है कि ये नोड है या उभयाग्र है या व्यक्त बिंदु है, इससे मूल बिंदु की स्थिति से ज्ञात होती है। तीसरा पॉइंट होता है अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। दिए गए वक्र के लिए अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का तरीका होता है कि यदि किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने की विधि हम इससे पहले की इकाई में पढ़ चुके हैं, उसमें वर्णित विधियों के द्वारा दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करते हैं। और वक्र के अनंत स्पर्शी इस वक्र के किस ओर है, ये भी अपन पूरे विधियों की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। फिर होता है दिए गए वक्र अक्षों पर कहां पे काटता है या अक्षों पे उसके प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। यदि दिए गए वक्र के समीकरण में y = 0 रखने पर अक्ष के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं, तो अक्ष के वास्तविक मान में y = 0 से वह बिंदु प्राप्त हो जाएंगे जहां वक्र अक्ष को काटेगा। इसी प्रकार अक्ष = 0 रखने पर y के वास्तविक मान यदि प्राप्त होते हैं, तो अक्ष = 0 तथा y के उन वास्तविक मानों से वह बिंदु प्राप्त हो जाएंगे जहां वक्र y अक्ष को काटेगा। अतः इसकी सहायता से अपन दिया गया अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को याद कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात अपन ज्ञात करते हैं उसका क्षेत्र या रीजन, कौन सा क्षेत्र या रीजन है। उस क्षेत्र या रीजन को ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं उन क्षेत्रों को ज्ञात करते हैं जहां पर दिए गए वक्र का कोई भी भाग स्थित नहीं है। अर्थात यदि अक्ष के किसी मान के लिए जो a से अधिक हो, तो वक्र का यदि काल्पनिक मान प्राप्त हो जाता है तो वक्र का कोई भी भाग अक्ष = a के बाद स्थित नहीं होगा। और यदि y के किसी भी मान के जो b से अधिक है के लिए अक्ष का यदि काल्पनिक मान प्राप्त होता है, तो वक्र का कोई भी भाग y = b के बाहर स्थित नहीं होगा। इसकी सहायता से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि दिए गए वक्र का भाग किस रेखा के बीच में होगा। फिर अपन ज्ञात करते हैं कि वक्र का समीकरण वर्तमान है अथवा ह्रासमान, बढ़ता हुआ है या घटता हुआ है। वक्र के समीकरण को अक्ष और y के लिए हल करने पर हमें ज्ञात हो सकता है कि अक्ष के बदलने पर y किस प्रकार से परिवर्तित होता है, और इसे हम ये पता लगा सकते हैं कि वर्तमान है अथवा ह्रासमान। दिए गए वक्र के लिए अक्ष और y के मानों को वर्तमान या ह्रासमान की सहायता से अपने को वक्र के अनुरेखण में बहुत सहायता मिलती है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी जो वक्र दिया हुआ हो उसका अनुरेखण ज्ञात करने के लिए अपने को उसके अक्षों के प्रति सिमेट्री, मूल बिंदु, अनंत स्पर्शियां, उसका क्षेत्र और वर्तमान अथवा ह्रासमान ज्ञात करने के पश्चात अपन दिए गए वक्र का अनुरेखण कर सकते हैं। इससे आगे के वीडियो में अपन ये देखेंगे कि अपन वक्र का अनुरेखण इन विधियों जो बताई गई विधियां उनकी सहायता से किस तरह करेंगे। धन्यवाद।